Hello, aspirants. Welcome to my online platform, which is free for all of you. Okay, free does not mean it does not have a quality. It have a quality, but it's free because I want it to reach good audience, help you out with the polity and governance right now. Okay, so we have started our series, self-paced series, and सबसे पहले हम उसका historical background करेंगे. प्रेजेंट पढ़ने से पहले हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है गाइस. ठीक है, तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, कैसे पॉलिटी हिस्ट्री से प्रेजेंट में आई और कैसे वो फ्यूचरिस्टिक बन रही है अपने इंडिया में. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो, हमने ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाया और फिर हमारी इंडियन पॉलिटी निकल के आई. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाया, इंडियन पॉलिटी निकल के आ गई. कैसे आई, कौन से एक्ट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने सेल्फ पे सीरीज में आपको बोला था कि बकवास नहीं होगी, सीधी बात होगी. नो बकवास, सीधी बात वाली चीज़ है. तो इसमें एक्ट्स हैं. ठीक है, कंपनी रूल है एंड एवरीथिंग, सब पीपीटी फॉर्म में है. यू कैन सी इन द पीपीटी ऑल्सो. इसमें इंडिया एक्ट्स हैं, रेगुलेशन एक्ट्स हैं एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम. आई होप आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप सीरियसली लेंगे आपकी जर्नी को. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब देखो, ब्रिटिशर्स आए. ठीक है, उन्होंने हम पे राज किया, सबको पता है, जुल्म किया, बहुत कुछ किया. लेकिन उनका जो राज था उसी के साथ में किस तरीके से पॉलिटिक्स अपनी इवॉल्व हुई. ठीक है, किस तरीके से यहाँ से पॉलिटिक्स यहाँ 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 इवॉल्व होती चली गई, वही हम एक्ट्स के द्वारा पढ़ेंगे जो एक्चुअली में यूपीएससी में पूछा जाता है. ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता तो पहले ब्रिटिशर्स एक कंपनी थी जो यहाँ पे ट्रेड करने आई थी. ठीक है, ओके, तो इसको दो पार्ट में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है कंपनी रूल, जब वो एक्चुअली में कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने आई थी. ठीक है, तो कंपनी रूल हुआ अपना 1773 टू 1858. ठीक है, और फिर आ गया क्राउन रूल, जब एक्चुअली में ब्रिटिश क्राउन ने रूल करा इंडिया पे. इसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी जब यहाँ पर आई तो उसने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैसे करी और क्या चेंजेस करे. ओके, जब कंपनी रूल यहाँ पर आई तो सबसे पहले जो एक्ट यहाँ था, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 टू 1858. ठीक है, कंपनी रूल का सबसे पहला एक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जो इसने क्या करा है, इंडियन पॉलिटी में डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया. पहले यहाँ पे राजा महाराज थे, यहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं था और इतना डेमोक्रेसी नहीं थी, हायरार्की थी. ठीक है, राजा का बेटा राजा, पॉटर का बेटा पॉटर. ठीक है, शू मेकर का बेटा शू मेकर. अब जैसे ही ये ब्रिटिश की जो कंपनी आती है इंडिया में, ठीक है, तो वो एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट लाना शुरू करती है. ठीक है, उसको फॉर्मल बनाती है. ठीक है, पहले था इंडिया में बट इट वाज वेरी इनफॉर्मल, इसको फॉर्मल वे में थोड़ा डिग्निफाई करती है और अपनी तरीके से उसको चलाती है. देखो, अगर आप किसी पे राज कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे, अपना फायदा चाहेंगे. तो आप जितने भी एक्ट्स इसके अंदर देखेंगे उसमें क्या होगा, रूल जो कंपनी रूल है, जो जो ट्रेडर्स हैं वो क्या चाहेंगे, वो अपनी तरफ ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहेंगे जो उनको फायदा करे. तो हम यही देख रहे हैं. ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, जो कंपनी आई थी यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 टू 1858, नोटबुक निकाली है और नोट्स बनाई है. ठीक है, फर्स्ट, डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए कि इस रेगुलेशन एक्ट में ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बोला गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या डेजिग्नेट किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ऑफ फर्स्ट कौन था, फर्स्ट वन वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग. ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. नोट करिए, प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता. अब देखो, कंपनी आ रही है, वो यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन से ट्रेड करेगी. क्यों, खुद के फायदे के लिए करेगी ऑब्वियसली. क्योंकि क्या होगा, आप किसी को भी रूल रेगुलेशन का पर्चा पकड़ा देंगे, देखो भाई हमने तो ये रूल रेगुलेशन बनाए थे, कोर्ट में जाके आप फाइनल लीजिए. कोर्ट किसके हैं, ब्रिटिशर्स के हैं. तो इंडियंस के जो ट्रेडर्स हैं उनको एक तरीके से सप्रेस भी इस रूल से किया गया. ठीक है,
तो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैलकाता, यहाँ पे बनाया गया। थर्ड, रिक्वायर्ड कोड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी फॉर द कंपनी टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री अफेयर्स। अब देखो कंपनी जब यहाँ पे ट्रेड करने आई, उन्होंने यहाँ पे जैसे ही ट्रेडिंग पे अपने पांव फंसारे तो क्या होने लग गया, बढ़िया हमारी सोने की चिड़िया है इंडिया, उसने बढ़िया पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया। इतना पैसा आने लगा कि उनको अब गवर्निंग बॉडी बनानी पड़ गई सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और उसके रिवेन्यूज को कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी सोने की चिड़िया इंडिया के जैसे ही वो ब्रिटिश ट्रेड करने आए तो उनको यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बनानी पड़ी। और कब बनाया उन्होंने, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब आया पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत सुना होगा, नाम बहुत सुना सुना लग रहा है, राइट, वेरी ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब देखो क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स की जो कंपनी है वो धीरे धीरे फ्लरिश कर रही है। आप जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने आप उसके अंदर डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडीज बनाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में भी यही हुआ। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब इसको बाइफरकेट कर दिया गया, क्या करने गया, बाइफरकेट कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर, अब देखो इधर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया जो क्या कर रहा है, इनके कॉमर्स संभाल रहा है। कॉमर्स का मतलब इनका लेन देन सारा, इनका ट्रेडिंग, ये सब कौन संभाल रहा है, ये वाला बोर्ड संभाल रहा है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको बाइफरकेट कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कौन संभाल रहा है, ये पॉलिटिकल अफेयर संभाल रहा है और ये इनका ट्रेडिंग संभाल रहा है। ठीक है, सुपरवाइज एंड डायरेक्ट मिलिट्री रिवेन्यूज, अब रिवेन्यूज उनको जनरेट होने शुरू हो गए थे अच्छे खासे, तो उन्होंने दो को बाइफरकेट कर दिया, किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, अगर आए क्वेश्चन में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या एस्टेब्लिश हुआ था, मैच द फॉलोइंग, तो ये याद रखो। ठीक है, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ओके, अब आता है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जा रही है, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड अंबानी है। अंबानी जी की पावर अगर जितनी हायर होती जाएगी, इतनी हायर होती जाएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी वो सप्रेस करना शुरू कर देंगे। और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई बिजनेस या कोई भी ट्रेड उनसे ज़्यादा पावरफुल रहे। तो अब आप देखोगे कि चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830 के बाद से कंपनी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, कंपनी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल, ब्रिटिश जो क्राउन है उसका कंट्रोल अपवर्ड होना शुरू हो गया। तो अगर आप कोई भी इसके बाद एक्ट देखोगे तो देखना कि जो कंपनी है वो डाउनवर्ड जा रही है इस एक्ट्स के बाद, और ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो अप करे जा रहे हैं। ठीक है, ताकि उनकी पावर ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या करा, अबॉलिश कर दी ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। पहले ब्रिटिश कंपनी को क्या थी, ट्रेड मोनोपोली थी कि इंडिया में जो भी ट्रेड होगा सिर्फ ब्रिटिश कंपनी करेगी, राइट कंपनी रूल करेगी। बट इन्होंने इसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया कि हटा, हम आपको नहीं देना चाहते पावर। ठीक है, फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन ब्रिटिश टेरिटरीज। अब देखो चाहे कंपनी हो या ब्रिटिश क्राउन हो, राइट, उनको चाहिए क्या, नौकर, सिविल नौकर। ठीक है, उनके लिए काम करे, क्योंकि वो ब्रिटिश एम्पायर से बार बार इतने लोगों को भर भर के ला नहीं सकते थे। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशंस की भी प्रॉब्लम होती थी। तो उनको अगर वहाँ पे बने बनाए कम पैसों में, कम राइट्स के अगर उनको नौकर चाहिए, तो उनको भी तो एजुकेशन देनी पड़ेगी ना। ठीक है उनको भी तो सर्वेंट्स चाहिए हर चीज़ के अंदर, चाहे वो सिविल हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर चीज़ के अंदर जो छोटे छोटे थे। तो इसलिए उन्होंने स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन डाल दिया ब्रिटिश टेरिटरीज में, ताकि वो ब्रिटिश के बारे में समझ पाए, एजुकेट हो पाए एंड उन्हें सर्व कर पाए। उनका भी ये मकसद था, ऑब्वियसली दे वांट देयर ओन फायदा। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन फैलाई इस टाइम पे। कब, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830 में एजुकेशन की बात हुई है, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक्ट देखते हैं, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। वापस से चार्टर्ड एक्ट है। अब देखो जैसे जैसे आप चार्टर्ड एक्ट को देखे जाएंगे वैसे वैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्राउन क्या हो रहा है, पावर लेने की कोशिश करते जा रहा है,
और कंपनी को वो डाउनफॉल पे ला रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई कंपनी क्राउन से ज़्यादा पावरफुल हो। तो उसने क्या बोला, क्राउन ने कर दिया कि प्रोवाइडेड कंपनी टेरिटरीज इंडिया वर टू बी हेड अंडर द ब्रिटिश इंडिया, कि कंपनी ने जो भी टेरिटरीज एक्वायर करी है वो किसकी है, ब्रिटिश इंडिया की है, क्राउन की है। सप्रेस करा, ठीक है। अब देख लो दोनों खेल खेल रहे हैं, कंपनी को उन्हीं के लोग सप्रेस करके खुद का राज ला रहे हैं, ठीक है। मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब देखो ये सबसे मेन चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया, और यहाँ पे इंडिया वर्ड यूज करा गया क्योंकि क्राउन उसको क्या कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है एज अ होल, इसलिए इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट जो क्या बने हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दिस कैन बी सेड एज अ फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कंपनी को हटाया और ब्रिटिश इंडिया को यहाँ पे लगाया। नेक्स्ट एक्ट, ओके, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। अब सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, क्राउन पावर पे आ रहा है, क्राउन पावर पे आ रहा है और किसको निचोड़ रहा है, कंपनी को निचोड़े जा रहा है, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 भी इसका एक एग्जाम्पल यू कैन सी, ठीक है। इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब देखो बाइफरकेट कर रहा है, क्राउन जब टेक ओवर करेगा तो उसको बाइफरकेट करेगा, क्योंकि यही उनकी कंट्री में होता है, बाइफरकेट होता है उनके कंट्री में भी, राइट। तो उन्होंने बाइफरकेट कर दिया, सेपरेट कर दिया, लेजिस्लेचर जो रूल बनाता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को लाइव करते हैं, मतलब उन रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करते हैं रियल सिचुएशन में, उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को, मतलब इसका जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसको बाइफरकेट कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। ओपन कंपटीशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, मुकर्री कमेटी ने ओपन सिविल सर्विसेज यहाँ से स्टार्ट हुई है आपका यूपीएससी का, ओपन कंपटीशन रख दिया कि ओके इंडियंस कैन आल्सो टेक पार्ट हियर, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखो क्राउन आ रहा है, क्राउन आ रहा है इंडिया के अंदर, तो वो क्या चाहेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स यहाँ पे बनाना चाहेगा, ठीक है, ताकि उनका जैसे वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर में हो रहा है वैसे वो इंडियन एम्पायर में भी कर सके, राइट। तो इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे बनाई, सबसे पहले मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ये 4 जगह याद कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, द 4 प्लेसेस, ओके, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, ठीक है, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स स्टार्ट हुई। ओके, अब क्या हो गया है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया है, कौन हो गया है खत्म, टाटा बाय बाय, कंपनी रूल यहाँ से खत्म होता है और स्टार्ट होता है क्राउन रूल। अब कंपनी को टाटा बाय बाय बोल दिया है ब्रिटिश क्राउन ने कि अब टेक ओवर कौन करेगा, क्राउन करेगा, और कंपनी क्या जाएगी, बाहर, मतलब बाहर में जाएगी, ठीक है। ओके, सो खत्म, टाटा बाय बाय हो चुका है। अब चलते हैं कि अब देखो अब आएगा क्या, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा कैसे, अब क्राउन रूल करेगा इंडिया को, ठीक है, और वो जो जो ब्रिटिश में लेकर आया था उसके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एनी अदर पॉलिटिकल अफेयर्स वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, इम्प्लाई करेगा, बट उसमें क्या होगा, साथ के साथ वो एजुकेशन दे रहा है इंडियंस को, इंडियन एजुकेट होंगे, वो बाहर जाएंगे, दे विल गेट टू सी व्हाट इज डेमोक्रेसी, why our people are not getting the democratic rights, how britishers are using Indians, and धीरे 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 हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो इसलिए ये वो टर्निंग पॉइंट था जब क्राउन रूल आएगा, और फिर हम क्राउन रूल के एक्ट्स देखेंगे कि क्राउन रूल ने ऐसे कौन से एक्ट्स करा। अब क्या हुआ, अभी भी एक्ट्स अपन ने जो देखे, ये क्राउन रूल क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा था कंपनी को। अब क्राउन रूल इंडिया में आया, अब इंडियंस को वो क्या करेगा, लॉलीपॉप देगा, हर एक्ट के अंदर वो लॉलीपॉप देगा, इंडियंस को दिखाएगा कि तुम्हारे पास पावर है, हमने तुम्हें पावर दी, हमने तुम्हें पावर दी, लेकिन एक्चुअली में इंडियंस के पास पावर है ही नहीं, दी ही नहीं, ठीक है, ये दिखाएगा क्राउन रूल। अभी एक्ट्स में अपन देखते हैं, ओके। तो क्राउन रूल कैसे आया, सिपॉय म्यूटिनी हुई, ठीक है, सिपॉय की म्यूटिनी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, सिपॉय म्यूटिनी हुई, बहुत ज्यादा सिपॉयज का वहाँ पे वो हो गया था, रानी लक्ष्मीबाई भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। सिपॉय म्यूटिनी रिवॉल्ट हुआ तो क्राउन रूल को लगा कि भाई अब बहुत हो गया, ठीक है, कंपनी आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है,
मंगल पांडे भी इसके अंदर था, ठीक है, इसके अंदर। सो उन्होंने बोला कि भाई आप संभाल नहीं पा रहे हो, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी विल बी टेकिंग ओवर इंडिया एज आर टेरिटरी एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो रिवॉल्ट हुआ 1857 का, सिपॉय म्यूटिनी। और इसी के बाद, रिवॉल्ट के बाद ही क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय बोल दिया। क्या बोल दिया, ईस्ट इंडिया को कंपनी को टाटा बाय बाय, और ट्रांसफर किसको कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर कर दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उन्होंने बोला देखो भाई ये लोग तो बैड लोग थे, कंपनी तो बैड थे, बहुत ही गलत लोग थे, और हम क्या है, गुड गवर्नमेंट है। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, और उन्होंने बोला कि हम तो गुड गवर्नमेंट एक्ट लाएंगे ताकि लोगों को क्या बोले, हम अच्छे लोग हैं। मैंने कहा था ना लॉलीपॉप देंगे वो इंडियंस को, ठीक है, क्राउन देगा लॉलीपॉप इंडियंस को, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले ही एक्ट निकाला, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखते हैं एक्ट में ऐसा क्या गुड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया, चेंज गवर्नर जनरल डेजिग्नेटेड वाइसरी ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं, वाइसरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। हमेशा ये करते हैं, चेंज करते रहते हैं, पर इनका नाम और इन किस एक्ट में हुआ वो याद रखना, ठीक है। और सबसे पहले कौन था वाइसरी ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जो वहां पे डबल गवर्नमेंट चल रहा था, ठीक है। क्या गया, where it is, ये था अपन डबल गवर्नमेंट, ठीक है। डबल गवर्नमेंट अपन ने देखा था कि कंपनी में डबल गवर्नमेंट थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बाइफरकेट कर दिया गया था, एक कॉमर्स संभाल रहा था, एक पॉलिटिकल अफेयर्स संभाल रहा था। इसको अबॉलिश कर दिया गया गुड गवर्नेंस द्वारा, ठीक है। इसको अबॉलिश कर दिया गया गुड गवर्नेंस द्वारा। उन्होंने बोला कि यार अब तो वो लोग तो गंदे थे, हम तो वो डबल गवर्नमेंट हटा रहे हैं, फिर ये तो उन्होंने उसको हटा दिया, एक तरीके से इंडियंस को नॉलेज ही नहीं थी कि एक्चुअली में ये हमारा फायदा कर रहा है नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे इट वाज अ बिग थिंग, और इन्होंने डबल गवर्नमेंट हटा दी, इट इज अ गुड थिंग। नो, इट वाज जस्ट अ लॉलीपॉप फॉर आवर इंडियंस, ठीक है। थर्ड, क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट कैपिटल सुइंग एंड बीइंग सूड। इंडिया को पावर दी गई कि आप उसको सू कर सकते हैं, किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, आपके पास पावर है। इंडिया को एक भ्रम में रखा गया कि आपके पास पावर है, आपके पास पावर है, लेकिन एक्चुअली में वो भ्रम ही था, ठीक है। और इसके आगे एक्ट्स आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है, 1861 का आया। बिगिनिंग ऑफ इंडियाज एसोसिएशन विद लॉ मेकिंग प्रोसेस, अब इन्होंने लॉ मेकिंग प्रोसेस से स्टार्ट किया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से। दैट इज वाइसरी नॉमिनेट सब इंडियंस इन काउंसिल, और वाइसरी ने इंडियंस को काउंसिल्स में क्या करना गया, नॉमिनेट करने लग गए, ठीक है। अब देखो लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा इंडियंस को डाल दिया, ठीक है। इससे इंडियंस को क्या हुआ, ये एहसास हो रहा है कि अरे हमें तो पावर मिल रही है, बट एक्चुअली में मैंने क्या बोला था कि वो सब क्या है, एक लॉलीपॉप वाली चीज है, ठीक है। तो इंडियंस को पावर देने का भ्रम क्या गया। अब देखो कोई भी लॉ या एक्ट पास होता है, उसके लिए क्या चाहिए होती है, मेजोरिटी चाहिए होती है उसको आगे ले जाने के लिए। तो इंडियंस को जब इतना सा ही एक कोना दिया गया तो उनका कोई मायना नहीं था, बट एक तरीके से सेटिस्फेक्शन था कि वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये लॉलीपॉप दी गई, इसको याद रखना, 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंक्रीज फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, पावर टू डिस्कस द बजट। अब देखो इंडियंस को धीरे धीरे ये भ्रम दिया जा रहा है कि आपको हम क्या दे रहे हैं, हम आपको थोड़ी पावर दे रहे हैं। तो यही पावर का हो गया यहाँ पे, पावर टू डिस्कस द बजट दे देगा कि बजट को आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि बजट क्या है, हम ब्रिटिश क्राउन का आप डिस्कस कर दो, पैसा आपका ही है ना, और आप बस उसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, मेड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप काउंसिल सीट्स, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द इलेक्शंस यहाँ पे कराए गए, बट वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज, इलेक्शन वर्ड नहीं करा गया, लेकिन फिर उसके बाद भी यहाँ पे इलेक्शंस काउंसिल सीट्स के लिए करवाए गए। तो अगर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में देखा जाए तो इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना, बट यहाँ पे इलेक्शन फिलिंग अप ऑफ काउंसिल सीट्स कराए गए थे, ठीक है। ओके, अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। बस ये दिमाग में लगाते रहना बच्चों कि जैसे ही क्राउन रूल आया है वैसे ही इंडियंस को थोड़ी थोड़ी पावर्स दी गई है उनको भ्रम देने के लिए, ठीक है।
तो वो जितने भी एक्ट्स आएंगे वो उनको इंडियंस को पावर देंगे, उनको लॉलीपॉप देंगे, हर एक्ट में ऐसा होगा, ठीक है। एंड लास्ट फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर अलाउड टू आस्क, अब देखो पहले क्या था, आप बजट डिस्कस कर सकते हैं, पैसे आपके यहाँ, आप बजट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया मेंबर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मूव रेजोल्यूशन एक्सेट्रा, आप क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। और यहीं पे आया मॉर्ले विंटो रिफॉर्म, यहाँ पे वाइसरी ऑफ इंडिया था इस टाइम पे, उसने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी, और इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे करिया, मतलब हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करा गया। एससी एसटी की भाई आप माइनॉरिटी, आप एससी एसटी, आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगा। डिवाइड एंड रूल यहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्या था, बहुत ज़्यादा लोगों में प्यार था, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो उन्होंने बोला ऐसे ही चलता रहेगा, तो जैसे सिपाही म्यूटेनी हुई थी वैसे वापस से म्यूटेनी हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या, डिवाइड एंड रूल स्टार्ट कर दिया। ये नोट डाउन करते रहना गाइस, ठीक है। अब आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड इटसेल्फ। इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस करा गया, डायरकी मतलब सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट जो एक प्राइवेट सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट से, प्राइवेट सब्जेक्ट्स रखे गए जिसमें सिर्फ गवर्नर और मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उनको क्या रिजर्व सब्जेक्ट्स करे जिसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव हो गए, जो बहुत ही मेन चीजें थी ना, मेन टॉपिक से उनको रिजर्व रख दिया गया, भाई हम इंडियन के हाथ में नहीं देंगे, हमारा रिजर्व है, उसको सिर्फ हम एग्जीक्यूटिव वाले करेंगे। और गवर्नर और मिनिस्टर्स के हाथ में ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिए गए, और मिनिस्टर्स में थोड़े बहुत इंडियंस भी उसके अंदर थे, तो इसलिए उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे वो उसके अंदर रख दिए गए, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर। इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म, वही काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई स्टेट्स के अंदर, ठीक है। उनको दिखा रहे हो कि यू आर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक, और इसी का ही इंट्रोडक्शन ऑफ बायकैमरलिज्म हुआ किधर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। प्लीज नोट डाउन, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको अपन मेमोरी से ही लर्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक, यहाँ पे भी प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हुआ यूपीएससी का, यहीं पे देखें तो एक तरीके से योगदान यहाँ पे स्टार्ट किया गया। फिफ्थ क्या, फोर्थ, सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, अब सेंट्रल बजट ही होता था एक, अब उसको सेपरेट कर दिया गया, प्रोविंशियल मतलब स्टेट्स का अलग बजट बना दिया गया और सेंटर का अलग बजट बना दिया गया। फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग एवरी 10 ईयर्स, और एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया कि देखने के लिए कि जो हमने इंडिया एक्ट 1999 में 1919 में बनाया वो एकदम ट्रैक पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हर 10 साल में वो जो स्टैट्यूटरी कमीशन उस पर रिपोर्ट बनाएगी, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जब इंडियंस को दिखाया गया कि या यू आर वेरी डेमोक्रेटिक, वी आर गिविंग यू पावर्स, और इसी तरीके से उन्हें ये पावर्स दी गई, ठीक है। तो भाई अभी आपने पहले देखा कि 10 साल में कमेटी बनाएंगे, देखेंगे कि सब चल रहा है नहीं सही चल रहा है, तो हुआ क्या, 10 साल के 2 साल पहले ही कमेटी आ गई, एंड जो कमेटी इंडिया को रिव्यू करने आई है, मतलब मान लो आपको कोई रिव्यू करने आया, आपके घर को कोई रिव्यू करना, रिव्यू हो रहा है आपके घर में क्या सही है क्या सही नहीं है, और उसमें घर के मेंबर्स ही इन्वॉल्व नहीं है, बाहर का आने वाला थोड़ी आपको बताएगा आपके घर में क्या गलत है, राइट। तो इंडिया को रिव्यू करने आ रहे हैं और इंडिया, उसके टीम के अंदर एक भी इंडियन नहीं है, इसलिए सब फ्यूरियस हो गए कि हमें रिव्यू कर रहे हैं और उसके अंदर एक भी इंडियन नहीं है। तो साइमन मोर्चा चला, गो साइमन, ओके, साइमन गो बैक, ओके, वाई आर यू नॉट गोइंग बैक, और ऐसा मोर्चा चला। तो ये देखने के बाद वापस से क्राउन को धक्का लगा कि यार ये तो वापस से एक हो रहे हैं, वापस से दे आर नोइंग अबाउट देयर राइट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो उसके बाद वापस से एक एक्ट निकल के आया, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये मोस्ट अटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, और इसी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड है, और उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अडॉप्ट करी है, क्या करी है, अडॉप्ट करी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अडॉप्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्चुअली में क्या था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, और क्या क्या चीज़ें हुई वो हम देखेंगे। सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन इसके अंदर बनाया गया, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन इसके अंदर बनाया गया, डिवाइड हुई पावर इसके अंदर,
फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट, ठीक है। फेडरल मतलब जहां पे सिर्फ सेंटर का रूल है, प्रोविंशियल स्टेट, और कॉन्करेंट मतलब मिक्स, जो हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। अपने भी है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट्स, ओके। इंट्रोड्यूस बाय कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस, 6 जगहों पे स्टेट का बाय कैमरलिज्म इन्होंने इंट्रोड्यूस करा कि ठीक है 6 स्टेट को बाय कैमरलिज्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड वोटिंग राइट्स, नाउ 10% इंडियन कैन वोट। सबसे बेस्ट इन्होंने क्या कर दिया, वोटिंग राइट्स को बढ़ा दिया ताकि इंडियंस को लगे कि ओके नाउ वी आर गेटिंग मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, ओके। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1935 से ही बना। और प्रोविजन एस्टेब्लिश्ड फॉर फेडरल प्रोविजन जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का भी इसको एक एडवांस फॉर्म यहाँ पे लाया गया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, स्टेट कोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करे गए। तो ये जो पूरा चार्ट है ये आपको एकदम थोरोली दिमाग में बैठा देना है, क्योंकि 1935 इज द आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, एकदम जमा लेना है, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक्ट्स वगैरह, ठीक है। पॉलिटी को समझना इज डिफरेंट, उसको एनालाइज करना इज डिफरेंट, बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को दिमाग में फीड करना इज डिफरेंट, और ये दिमाग में फीड करने वाली चीजें हैं, ठीक है। 1935 होता है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम सेम टू सेम नहीं कहेंगे, बट इससे इंस्पायर्ड है, इससे कुछ ना कुछ चीजें हमने अडॉप्ट करी है 1935 एक्ट से, ठीक है। अब आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 माउंटबेटन प्लान। अब देखो, अब 1935 के बाद बहुत सारे बैकलैशेस हुए, राइट। पीपल गॉट टू नो अबाउट देयर राइट्स, दे वर एजुकेटेड एंड देयर आर मैनी 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 गुड लीडर्स हु गाइडेड इंडियंस थ्रू द इंडिपेंडेंस जर्नी। और उसी टाइम पे एक माउंटबेटन प्लान आता है इंडिया को क्या करने के लिए, फ्रीडम देने के लिए। क्योंकि देखो इंडिया कोई छोटी मोटी वो चीज़ नहीं है कि एक चॉकलेट है मेरे पास है, मैंने इसको किसी को पकड़ा दी। आप एक पूरा कंट्री किसी को संभला रहे हो, तो पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट थिंग्स एंड एवरीथिंग वो सब संभलानी पड़ती है, इसलिए ब्रिटिशर्स को वो संभलाना था। एंड दैट्स वाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुआ माउंटबेटन प्लान, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, अब इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर दिया माउंटबेटन प्लान ने। इंडिपेंडेंट डोमिनियन दे दिया, इंडिया पाकिस्तान का भी हो गया। अबॉलिशन द ऑफिस ऑफ वाइसरी एंड प्रोवाइडेड गवर्नर जनरल फॉर ईस्ट डोमिनियन, अबॉलिशन द वाइसरी को अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल बना दिए गए वहाँ पे ईस्ट डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान का डोमिनियन। एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडिया को ये फ्रीडम दी गई कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने मन का चूज कर सकते हो, इसलिए एम्पावर करा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा अच्छा ना लगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स, अब देखो प्रिंसली स्टेट्स भी थी, प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, जहाँ पे प्रिंसेस थे, राजा थे, उनको भी फ्रीडम दे दिया गया, उनको बोल दिया गया आपको इंडिया ज्वाइन करना है तो आप इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको इंडिया ज्वाइन नहीं करना तो आप एक फ्री कंट्री की तरह भी रह सकते हैं, ठीक है। और एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14 to 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड, ब्रिटिश रूल को हमने बोल दिया टाटा बाय बाय, ठीक है। ब्रिटिश रूल हो गया खत्म, हमने बनाया हमारा इंडिपेंडेंस, हमारा भारत हो गया आजाद, ठीक है। अब एज आई हैव सेड पूरा इसके अंदर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेन इसमें कवर हो चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा है क्या आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसमें थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। आई नो थोड़ा बहुत लगता है रट्टा मारेंगे कैसे, थोड़ा बहुत आपको रेटिफिकेशन इसके अंदर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था 1935 एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चन है, देखो आ गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, काउंसिल ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया बना था, कहाँ यार मेरा, एक सेकेंड, ठीक है। कौन कौन से 1935 में अडॉप्ट करे गए, क्या क्या अडॉप्ट करे गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, फेडरल कोड देखा था हमने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन देखा था, तो ये तीनों लिए गए 2, 3 एंड 4,
ये 1935 में क्या करा गया था, अबॉलिश करा गया था। इसको बनाया नहीं था, इसको अबॉलिश करा था, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश करा था। तो काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया किसने था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बना था ये, क्या, काउंसिल ऑफ इंडिया 1858 में ये बना था और 1935 में इसको अबॉलिश कर दिया था। समझ में आ गया? देखो इस टाइप के डीप क्वेश्चंस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ आंसर भी है इसके अंदर, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज, सही है, सही कहा था अपन ने, 1858 में ही हुआ था, ठीक है, सही थे, मेरा तुक्का सही लगा। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हुआ और इसका एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने इसको अबॉलिश करा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 1858 में बना था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, बिकॉज ये बेनिफिशियल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये बेसिक पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। So guys, I hope this class is beneficial for you. Thank you for increasing your own knowledge through our series, and I hope to see you in the next class. Have a good day.